अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बात करेंगे जिनको आपने बहुत सारे ड्रामों में सपोर्टिंग रोल करते हुए देखा। नाम है उनका दानिया अनवर। एक बात मुझे पहले समझ नहीं आती कि जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं, जब इनके रिश्ते टूट जाते हैं, जब इनकी ज़िंदगी में इनका हम सफ़र इनसे अलग हो जाता है और बच्चों को ये पालती हैं, तो एक ही स्टेटमेंट सबका क्यों सेम होता है कि मेरा शौहर नशेई था, मुझ पर बहुत जुल्म करता था, मेरी बहुत कम उम्र थी, फिर मैं उस तशद्दुद को बर्दाश्त करती रही, बच्चों को पालती रही और बिल आखिर मैंने उससे डिवोर्स ले ली। ये स्टेटमेंट क्यों होता है, ये ज़रा आप गौर कीजिएगा, आगे चलकर बात करेंगे इस पर। दानिया अनवर को आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा, एक्टिंग इनकी बड़ी अच्छी होती है और तमाशा 3 में भी इनको लोगों ने देखा, और जब वहाँ पर देखा तो लोगों ने कहा कि इनका असल रूप हमें तमाशा सीज़न 3 में नज़र आया। हम तो इनको बड़ा मासूम और सीधा साधा समझते थे, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जाहिर है तमाशा में आपको पता है बदतमीजी और खुलकर सब कुछ करना पड़ता है, तभी जाकर आपको रेटिंग भी मिलती है और तभी आपके क्लिप्स भी वायरल होते हैं। एक्टिंग तो ये पिछले 8-10 सालों से कर रही हैं, लेकिन जो असल इनको शोहरत मिली वो ड्रामा सीरियल हब्स में इनको बानो के किरदार से मिली। उसके बाद इनको काफी बड़े बड़े ड्रामे मिले, रोल अच्छे मिले, स्पोर्टिंग रोल होते थे लेकिन बड़े बड़े रोल थे, और कीमे पराठे वाले रोल ना समझ आई हूँ, एक्टिंग दे रोल। फिर जानिसार में इनके किरदार को काफी पसंद किया गया। खैर असल जो इनको शोहरत मिली वो तमाशा सीजन 3 से मिली। उसमें लोगों ने जिस तरह से इनको देखा, उसके बाद लोग इनको खूब जानने लगे। बहरहाल अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट में इन्होंने अपनी डिवोर्स के बारे में बताया और बताया कि 19 साल की थी तब मुझे किसी से मोहब्बत हो गई थी और मैंने शादी कर ली थी। मेरा शौहर मुझे फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था। शादी के 6 साल बहुत मुश्किल से गुजारे और आखिरकार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे इस शख्स से अलहदगी करनी है, और उसके बाद मैंने उस शख्स से तलाक ले ली। इनके 2 बच्चे, और इन्होंने कहा कि डिवोर्स के बाद मैंने अपने शौहर की और बच्चों ने अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखी, लेकिन वो शख्स भी कभी इनसे मिलने नहीं आया। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहती हूँ कि कभी तुम्हारा बाप तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे अच्छे से मिल लेना, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है, तुम उनकी इज्जत करना। लेकिन बच्चे उनसे नहीं मिलना चाहते और ना ही उनकी शक्ल देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने जो कुछ देखा है, मेरे पर जुल्म होता हुआ, तशद्दुद होता हुआ, तो मेरे बच्चे कभी उससे नहीं मिलना चाहते। और मैं अपने बच्चों को हमेशा यही समझाती रहती हूँ कि तुम्हारा बाप जब भी कभी सामने आए तो तुम उससे मिल लेना। खैर ये तो हो सकता है कि वो वाकई बहुत जालिम हो। मैं अक्सर बहुत सारी वीडियोस में ये बात कहता रहता हूँ कि अगर आपकी बच्ची ये कहे कि मेरा शौहर बहुत जालिम है, मुझे मारता है, मेरे पर जुल्म करता है, तो अपनी बच्ची को कभी भी जुल्म बर्दाश्त ना करने दें। लेकिन अगर आपकी बच्ची ये कहती है कि वो मेरी ख्वाहिशात नहीं पूरी करता, एक्स्ट्रा चीजें नहीं मुझे ला के दे सकता, तो अपने बच्ची को समझाएं। बहरहाल ये कहती हैं कि डिवोर्स के कई साल तक मैंने शादी का सोचा तक नहीं था, सिर्फ अपने कैरियर पर और अपने बच्चों पर फोकस करती थी। लेकिन अब जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे इंसान है और उनके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी है। बहरहाल मैं यही कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला आपको मजीद परेशानियों से बचाए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में खुशियां लाए, आपके बच्चों को भी पुरसुकून जिंदगी अता करें और आप जिंदगी में बहुत सारी नेकियां कर सकें और बहुत सारी कामयाबियों को समेट सकें। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अलीज़े सुल्तान के बारे में। अलीज़े सुल्तान फिरोज खान की एक्स वाइफ है। पता नहीं क्या वजह है कि वो आए दिन कोई ना कोई ऐसी पोस्ट लगाती हैं जिसकी वजह से वो पब्लिक में इन रहती हैं और वो चाहती हैं कि फिरोज खान उनको जवाब दें, लेकिन फिरोज खान उनको जवाब नहीं देते। और अब भी उन्होंने एक ऐसी पोस्ट लगाई है जिसके बारे में मैं सुनकर बड़ा हैरान था, मैं उस पोस्ट को देखकर हैरान था। वो कह रही थी कि मैं अपने 2 बच्चों की सिंगल मॉम हूं और इनको पालना बहुत मुश्किल है। एक माँ के लिए 2 बच्चों को अकेले पालना, उनकी तरबियत करना बहुत मुश्किल है, और खास तौर पर तब जब बच्चों का बाप गैर जिम्मेदार हो, बच्चों की फिक्र न करता हो, परवाह न करता हो, तब उन बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल काम है। और वक्त के साथ साथ बच्चों की देखभाल में और ज्यादा परेशानियां बढ़ रही हैं। ये जब उन्होंने पोस्ट लगाई तो मुझे फिरोज खान के आज से कुछ दिन पहले की एक पोस्ट याद आई, जब उन्होंने कहा था स्टार बनना चाहती हो, स्टार बना दूं। लेकिन इस बार भी उन्होंने ये सोचा था कि मैं पोस्ट लगाऊंगी तो मुझे कोई जवाब मिलेगा, लेकिन अब तक उनको कोई जवाब नहीं मिल सका। मैं यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहूंगा जो मेरे तक पहुंचती है, जो मुझे पता है कि 2 लाख रुपए शायद फिरोज खान बच्चों को देते हैं और उनका बेटा
आए दिन जो है वो फिरोज खान के घर पर ही होता है। फिरोज खान की फैमिली उसको देखभाल कर रही होती है, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि आखिर वो ये क्यों कहती हैं कि फिरोज जो है वो गैर जिम्मेदार हैं। देखें, जब बच्चे माँ के पास हों, माँ देख रही हो और बाप की शादी हो चुकी हो, 2 लाख रुपए महीना दे रहे हो और उसके साथ साथ वो बच्चा अपने बाप के पास ज्यादा रहता हो, तो फिर कैसे गैर जिम्मेदार हो सकता है। और अगर एलिज़ा सुल्तान को ये लगता है कि उनके एक्स हस्बैंड वाकई गैर जिम्मेदार हैं, उनके बच्चों की परवाह नहीं करते, उनको पैसे नहीं देते, मंथली कुछ नहीं देते, तो मैं उनको खुली ऑफर देता हूं कि आप मेरे पॉडकास्ट में आए, मुझे प्रोग्राम में सारी बातें बताएं, क्योंकि अब तक जो मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में है या फिर मेरे इर्द गिर्द के लोग जो मेरे रिसोर्सेज मुझे बताते हैं, उसमें तो ये है कि फिरोज खान अपने बच्चों के लिए बहुत तड़पते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा वो अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि फिरोज खान अपने बच्चों के लिए इतने लापरवाह हो सकते हैं, जिन बच्चों के लिए वो तड़पते रहे, रोते रहे, पागल तक हो गए, उन बच्चों को वो ऐसे छोड़ सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बहरहाल आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं मशहूर सिंगर आसिम अजहर की मंगेतर मीरब के बारे में। मीरब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और उनको लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पहले मैं जरा आसिम अजहर की मंगेतर मीरब के बारे में आपको बताता चलूं कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत सारे ड्रामों में काम भी कर चुकी हैं। सिनफे आखन में भी इन्होंने काम किया, परिस्तान में भी इन्होंने काम किया, फरार में भी और वबाल में भी इन्होंने काम किया। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि प्यार में तो मैंने कभी धोखा नहीं खाया, हाँ अलबत्ता दोस्ती में मैंने बहुत बार धोखा खाया। जरा गौर कीजिएगा और पता ये चलेगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। हानिया आमिर को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे ना, है। इन्होंने कहा कि मैंने प्यार में तो कभी धोखा नहीं खाया, लेकिन दोस्ती में मैंने बहुत बार धोखा खाया है। और जब मैं किसी से धोखा खाती हूं तो मैं ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रहती, माफ कर देती हूं, बदला नहीं लेती हूं, लेकिन ये याद रखती हूं कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया था। अब ये बात समझ से बाहर है कि आसिम अजहर और हानिया आमिर आपस में एक दूसरे से प्यार करते थे, मंगनी भी हुई थी शायद। ये जो मीरब है, हानिया आमिर के साथ इनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी, हानिया आमिर इनसे प्यार भी बहुत करती थी, लेकिन बाद में जब हानिया आमिर की और आसिम अजहर की मतलब आपस में नाराजगी हुई, खत्म हुआ रिश्ता, तो फिर मीरब ने जो है आसिम अजहर से मंगनी कर ली। और आसिम अजहर का ये कहना था कि मेरी माँ और इनकी जो माँ है वो बचपन की सहेलियां हैं, ये टोटली अरेंज जो है ना वो मंगनी है, अभी मैरिज तो नहीं कहेंगे, टोटली अरेंज मंगनी है, तो इसमें कोई भी लव वाला सीन नहीं है। लेकिन अलबत्ता मैं मीरब से बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ पर ये बात सोचने की है कि आसिम अजहर और हानिया आमिर आपस में प्यार करते थे, तब ये इनकी दोस्त थी, तो धोखा तो मेरे ख्याल में मीरब ने दिया था। धोखा मतलब देखे ना, मीरब जो है वो आसिम अजहर के साथ बाद में अटैच हुई हैं, हानिया जब चली गई उस दौरान क्या हुआ ये अभी तक किसी को नहीं पता चला और ना ही ये मीडिया पर आया है। लेकिन बात यहां पर समझने की है कि धोखा किसने दिया, इस बारे में तो आप लोग भी खूब जानते होंगे। अपनी राय तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हानिया आमिर और आसिम अजहर की शादी के मुंतजिर थे और बहुत इंतजार था और आप सब उनके बारे में भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि धोखा किसने दिया, हानिया ने या मीरब ने? दोस्ती में किसने धोखा खाया होगा? बहरहाल इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। वो बात करते हैं इफ़त उमर के बारे में। इफ़त उमर के साथ मैंने आपको बताया था कि मैंने काम किया था, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा था। सेट पर इनके साथ काम करते हुए मतलब अपने जूनियर्स के साथ ये बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन आजकल जिस तरह की ये बातें कर रही हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछले दिनों इन्होंने एक बयान दिया था, बल्कि पिछले दिनों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि आप अपने ब्रा का साइज कैसे ले सकते हैं, और वो मतलब अजीब सी वीडियो उन्होंने बनाई थी, जबकि मुझे यूँ लगता था, लोग कहते हैं कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ये लोगों को समझाने की वीडियो है, तो ये कौन सा ऐसा काम है जो मीडिया पर आकर आप मतलब अपने कैलिबर को देखे बिना समझे बिना आपने ये किया था। लेकिन अभी इन्होंने कहा कि मुझे जो है ऐसा पाकिस्तान चाहिए जहां पे लोग ब्रॉड माइंडेड हो, और मुझे लगता है कि कायदे आजम भी बहुत बड़े ब्रॉड माइंडेड थे। उनकी जिंदगी के बारे में जब मैं पढ़ती हूँ देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि बहुत सेकुलर थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। आई वॉन्ट अ सेक्युलर पाकिस्तान। कायदे आजम सेक्युलर पाकिस्तान चाहते थे, मेरे ख्याल में तो वो यही चाहते थे, उनको चाहना चाहिए था, क्योंकि वो खुद बहुत एक ऐसी जिंदगी प्रैक्टिस करते थे जिसमें उनको सेक्युलर ही होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो कायदे आजम कभी भी पाकिस्तान एक अलग मुल्क ना बनाते, वो कभी भी
ایسا ملک نہ بناتے جہاں پر لوگ اپنے مذہب کو ٹھیک طریقے سے فالو کر سکیں. آج انڈیا میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, کبھی مسجدیں شہید ہو رہی ہوتی ہیں, کبھی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے, اور عید پر قربانی پر جو مسائل ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, سوشل میڈیا پر سب کچھ آ جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم انڈیا کو ایک طرف رکھیں اور بات کریں قائد اعظم کی, تو قائد اعظم محمد علی جناح ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مسلمان بھائی بہن, میری قوم کے بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مسجد آئیں. آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں بہت مسائل ہیں مسلمانوں کے لیے, لیکن اس کے باوجود مسلمان اوپر بڑھتے جا رہے ہیں اور اسلام ترقی کرتا جا رہا ہے. جتنا مرضی اس کے خلاف بات کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ اللہ کے کرم سے بڑھتا جا رہا ہے. عفت عمر نے یہ کہا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ایک سیکولر پاکستان ہو جہاں پر کوئی کسی کو مذہب کے حوالے سے نہ نوک ٹوک کرے, اور میں نے اپنی مرضی سے نماز پڑھنی ہے, میں نے اپنی مرضی سے اللہ کو جواب دینا ہے, میں نے اپنی مرضی سے, جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ عفت عمر میری مرضی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں, اور ہمیشہ یہ جب باہر جاتی ہیں عجیب و غریب غصے میں ہی میرا خیال ہے یہ ایسے فوٹو شوٹس کرواتی ہے, ایسے کپڑے پہن کر اپنی ویڈیوز لگاتی ہیں کہ لوگوں کو ستانا چاہتی ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عفت عمر ویسے دل کی بری نہیں ہے, کیونکہ میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا تھا تو میں نے اس بات کو نوٹس کیا تھا کہ میں بہت جونیئر ہوتے ہوئے, میرا کریکٹر بھی کوئی اتنا بہت بڑا نہیں تھا, لیکن یہ دل کی بہت اچھی ہیں. لیکن نہ جانے کیوں یہ اس طرف چل پڑی ہیں کہ یہ کہنے لگی ہیں کہ میں جو مرضی کروں, میں نے اپنا جواب اللہ کو دینا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ جواب اللہ کو دینا ہے تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں, کیوں اپنے ساتھ اور نوجوان لڑکیوں کو اس راستے پر لا رہی ہیں کہ وہ بھی اس طرح کے کپڑے پہنیں, وہ بھی اس طرح کی زندگی جئیں, اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ ریلیشن رکھیں نہ رکھیں, اپنی مرضی سے بچہ پیدا کریں نہ کریں, پیریڈز ہوں تو اپنے ماں باپ کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, دکان پر, کہیں پر بھی وہ کھل کر یہ بات کریں اور کہیں کیا ہوا پیریڈز ہیں تو پیریڈز تو ہوتے. یہ سب باتیں اگر آپ یہ مانتی ہیں کہ جواب اللہ کو دینا ہے تو پھر یہ سب کچھ نہ کریں. مجھے یوں لگتا ہے کہ عفت عمر ایک دن آپ دیکھیے گا, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عفت عمر کو ایک دم دیکھیے گا چینج کر دیں گے, اور ہم سبھی عفت عمر کے بارے میں ایسی کہہ رہے ہوں گے کہ عفت باجی آپ تو دیکھیں نا پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہو گئی ہے. امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بلیک شرٹ بلیک بیک گراؤنڈ, یار تھوڑے دن رک جاؤ, ویٹ کم ہونے دو, سب کچھ چینج ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.